नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं जिसका टाइटल है शिक्षा का अधिकार। ये टॉपिक हम क्यों लेकर के आए हैं? ये टॉपिक हम इसलिए लेकर के आए हैं कि अभी जल्दी में ही आपने एक केस सुना होगा जहां पे नीट जो परीक्षा हुई थी बच्चों की, उस परीक्षा में पेपर आउट हो गया था। नकल की बातें सामने आई थी, पेपर आउट होने की बातें सामने आई थी, तो उसके बाद से काफी हो हल्ला मचा था पूरे देश में। तो हो हल्ला मचने के बाद अब जो है शिक्षा के अधिकार को लेकर के और नीट का जो प्रश्न पत्र है उसके आउट होने को लेकर के काफी विवाद बढ़ गया है। और उसके बाद अब ये चीज आई है कि शिक्षा के अधिकार को लेकर के भी अब बातचीत होने लगी है कि इस अधिकार को किसके पास रखा जाए। किसके पास रखा जाए का क्या मतलब है, ये सब हम समझेंगे। और नीट नकल प्रकरण की वजह से ये क्यों शुरू हुआ, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार। तो सबसे पहली बात यह कि शिक्षा का अधिकार कोई अधिकार नहीं था पहले। जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो ये हमारा कोई अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार। ये सिंपली एक आर्टिकल था भारत के संविधान में जिसका नंबर है आर्टिकल 45। ठीक है, 45 जो आर्टिकल है ये आता था हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी है। इसका मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी जब भी कोई राज्य कोई कानून बनाएगा, कोई नियम बनाएगा, तो किस आधार पर बनाएगा, उन आधारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया था। ये है भारत के संविधान का भाग 4 यानी चैप्टर 4, चौथे भाग का जो है ये एक आर्टिकल है। चौथा भाग शुरू होता है आपके आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक जाता है। तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक जो कुछ भी आता है भारत के संविधान में, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही आता है। उसी में से एक था 45। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये अधिकार नहीं होते। ये केवल राज्य को बता दिया जाता है कि आप लोग जब भी अपना कानून बनाएंगे तो अपने पास जितना भी धन है, आपके पास जो भी संपत्ति आपके पास है, संपत्ति कह लें या जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, उन रिसोर्सेज के भीतर रहते हुए आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि आप कानून इन चीजों पे बनाएंगे। जैसे आर्टिकल नंबर 45 को लेकर के अगर बात की जाए तो जितना भी राज्य की सामर्थ्य है, जितना भी उसकी पोटेंशियल है, उसके हिसाब से राज्य क्या करेगा कि आर्टिकल नंबर 45 यानी सभी लोगों को अपने राज्य में शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। जितने भी बच्चे हैं उन सबको शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। ये केवल एक नीति निर्देशक तत्व था, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब यह होता है कि अगर सरकार ऐसा नहीं भी करती या फिर अगर ऐसा होता भी है कि बच्चा पढ़ने नहीं जा पा रहा है, तो आपके खिलाफ कोई केस नहीं होगा। पहले की बात बता रहा हूं, जब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में था तो उस समय तक बच्चा अगर नहीं पढ़ता है, कोई माँ बाप अगर अपने बच्चे को पढ़ने नहीं भेजते हैं, तो उस केस में माँ बाप को कोई सजा नहीं होती थी, क्योंकि ये अधिकार नहीं था, ये केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी था। सबसे बड़ी बात यह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की कि अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज जो 36 से लेकर के 51 तक के आर्टिकल में लिखी हुई है, अगर वो किसी भी तरीके से पूरी नहीं कर पा रहा राज्य, इन दैट केस उनको उनके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते थे कि सभी बच्चों को, मेरे बच्चे को पढ़ने का अधिकार है और राज्य जो है फ्री और फेयर और कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था नहीं कर रहा मेरे बच्चे के लिए। राज्य के लिए ये कहा गया था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन लेकर के आओगे, किसके अंतर्गत? 45 के अंतर्गत। और कैसे लाओगे? विद इन द लिमिट्स ऑफ योर रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर। क्योंकि भारत जब आजाद हुआ था तो इतनी चीजें भारत में नहीं थी, इतना कुछ भारत के पास नहीं था। हर राज्य इतना अमीर नहीं था, कोई राज्य बहुत गरीब था, पूरा भारत ही गरीब था उस समय। तो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में हम नहीं थे। तो राज्य के पास जितनी क्षमता थी उतनी क्षमता के अनुसार वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था करेगा। इस बात को 45 में लिख दिया गया था। लेकिन फिर आया राइट टू एजुकेशन, जो आया 2009 में, जो है राइट टू एजुकेशन आया। और इसके बाद इसको उठा करके कहां डाल दिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से उठा करके ये डाला गया आपके आर्टिकल नंबर 21 में। और आर्टिकल नंबर 21 कहां आता है? ये आता है मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में, एफआर में आता है। यानी अब 2009 के बाद राइट टू एजुकेशन आने के बाद जो फाइनल हमारा राइट टू एजुकेशन जब पूरी तरीके से लागू हो गया और उसका जो आखिरी स्वरूप है राइट टू एजुकेशन का, जो 2009 में हमारे सामने आ गया, उसके बाद ये फंडामेंटल राइट बन चुका है। यानी अगर अब कोई माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ने नहीं भेजते हैं
या फिर किसी राज्य में राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए हर बच्चे को, इन दैट केस आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं पर भी जा सकते हैं, एक रिट दायर कर सकते हैं, एक याचिका डाल सकते हैं कि ये तो एक फंडामेंटल राइट है और हमारा ये अधिकार है, हमारे बच्चों का पढ़ना एक अधिकार है, राज्य को हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए और राज्य नहीं कर रहा है, इसलिए हम एक रिट या फिर एक याचिका डाल रहे हैं। ये आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये 45 में था तब तक आप नहीं कर सकते थे। तो पहली चीज तो ये हुई कि ये राइट टू एजुकेशन बन गया, ये फंडामेंटल राइट बन गया। इसको उठा करके कहां डाला गया? 21, जो आर्टिकल नंबर 21 है ना, उसके पार्ट ए में डाला गया। अच्छा, इसको आर्टिकल नंबर 21 में ही क्यों डाला गया? ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। फंडामेंटल राइट्स में आपको बता दूं, आर्टिकल नंबर 12 से शुरू होते हैं और आर्टिकल नंबर 35 तक जाते हैं, और ये तीसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। ये तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, यानी मूल अधिकार आते हैं, और उसके हिसाब से आर्टिकल नंबर 21 में इसको डाला गया, राइट टू एजुकेशन को। अब फंडामेंटल राइट तो बहुत से हैं, केवल 21 में ही डालने का विचार क्यों आया? क्योंकि अगर आप आर्टिकल नंबर 21 ठीक से पढ़ोगे तो आर्टिकल नंबर 21 ये कहता है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है स्वतंत्रता के साथ, और अपनी डिग्निटी यानी अपने आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार उसको है। अगर हम शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन क्या करता है? हमें आत्मसम्मान से जीने का अधिकार देती है शिक्षा। इसलिए शिक्षा को जब अधिकार बनाया गया तो इस अधिकार को आत्मसम्मान से जीने वाले भाग के साथ ही जोड़ दिया गया, यानी आर्टिकल नंबर 21 का ही हिस्सा बनाया गया। इस वजह से ही जो हमारा शिक्षा का अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 21 ए का हिस्सा है, यानी आर्टिकल नंबर 21 का ही एक सब पार्ट बनाया गया, किसी और आर्टिकल का पार्ट नहीं बनाया गया। फंडामेंटल राइट्स तो बहुत हैं, लेकिन जो राइट टू एजुकेशन है यानी शिक्षा का अधिकार है वो यहीं पे फिट बैठा। इस वजह से इसको 21 ए में डाल दिया गया। राइट, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्या मैं बता रहा हूं आपको। तो उसके बाद एक तो चीज ये हो गई कि फंडामेंटल राइट कैसे बना। अब आते हैं मेन चीज पे, आजकल का जो मुद्दा है उस पे अब हम बात करते हैं। आजकल के मुद्दे पे बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं उस मुद्दे की जो कि इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ। इंदिरा गांधी ने 1976 में, यानी कि जब इमरजेंसी का समय चल रहा था, ये आपातकाल चल रहा था, इमरजेंसी का समय उस समय चल रहा था, आपातकाल में इंदिरा गांधी ने क्या किया? एक संविधान संशोधन कराया, 42वां संविधान संशोधन कराया। 42वां संविधान संशोधन जब कराया गया तो इसमें बहुत सी चीजें नई भारत के संविधान में जोड़ दी गई। कुछ चीजें इधर से उठा के उधर कर दी गई, उधर से उठा के इधर कर दी गई, इस तरह की चीजें की गई। अब 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? उसमें शिक्षा का जो अधिकार था, शिक्षा का जो अधिकार की बात कर रहा हूं मैं, शिक्षा का जो क्षेत्र था कि शिक्षा को लेकर के जो कानून बनाया जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के कानून बनाना राज्य सरकार के हाथ में हुआ करता था 42वें संविधान संशोधन से पहले। आपको पता होगा कि हमारे देश में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर केवल और केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। कृषि का मुद्दा है, सेना का मुद्दा है। कृषि के मुद्दे पे कौन सरकार कानून बना सकता है? सरकार, केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार बना सकती है। आपका जो ये है सेना का मुद्दा है, इस पे केंद्र सरकार बना सकती है। अगर आप बात करें विदेश नीति का, तो विदेश नीति से संबंधित कोई भी अगर मुद्दा है, अगर विदेश नीति से संबंधित कोई भी कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं जिन पे वो कानून बना सकती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य को है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और सरकार दोनों को है, केंद्र सरकार दोनों को है। ठीक है, तो सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, इसको समझने से पहले भी हमें एक चीज समझनी होगी कि कौन से विषय पे कौन कानून बनाएगा, किस क्षेत्र में कौन कानून बनाएगा, इसके लिए संविधान में क्या उपबंध किए गए हैं, कहां संविधान में ऐसी बात बताई गई है। तो संविधान में एक अनुसूची है, अपेंडिक्स जिसको कहते हैं। इस अपेंडिक्स में अपेंडिक्स नंबर जो 7 है वो ये बताता है कि किस किस सब्जेक्ट पर हमारा सेंटर कानून बनाएगा, किस सब्जेक्ट पर हमारा स्टेट कानून बनाएगा, और किस सब्जेक्ट पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारी केंद्र सूची, केंद्र सरकार जिस पे कानून बनाएगी। केंद्र सूची में कुछ विषय हैं, कितने विषय हैं वो आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि 92 के अराउंड है। ठीक है, उसके बाद आता है राज्य सूची। राज्य सूची में जितने भी विषय हो सकते हैं जिसपे कानून राज्य बना सकता है, केवल राज्य बना सकता है, उनकी गिनती है 61 है। आप जाके कंफर्म कर लीजिएगा, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं जितना मुझे याद है।
हो सकता है इसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ हो। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती यानी कि कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो होती है ये वो होती है, इसमें करीब 52 है, जहां तक मुझे याद है 52 या 57 है, आप देख लीजिएगा। ये जो 52 या 57 है ये वो विषय हैं जिसपे केंद्र और राज्य, यानी मोदी जी और किसी राज्य का मुख्यमंत्री जैसे योगी जी या फिर कोई और हो, स्टालिन जी हो, तो अपने राज्य का मुख्यमंत्री भी कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में जितने भी विषय होंगे उनपे राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। ठीक है, तो 3 सूचियां दी गई हैं अनुसूची 7 में। कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में। इन अनुसूचियों के बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज आप केवल इतना जान लीजिए कि अपेंडिक्स में, मतलब एक अपेंडिक्स सेक्शन है भारत के संविधान में, उस अपेंडिक्स सेक्शन में से एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 7। उस सेक्शन में यह बताया गया है कि कौन से विषय पर कानून कौन बना सकता है। केंद्र कुछ विषयों पर बना सकता है, राज्य कुछ विषयों पर बना सकता है, और केंद्र और राज्य दोनों ही कुछ कुछ विषयों पर बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं बवाल की बात करते हैं कि बवाल कहां हुआ। हुआ ये कि जब आपातकाल लगा, जब इमरजेंसी लगी, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, संविधान के लिए एक समिति बनाई। उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति ने जितने भी चेंज करने थे संविधान में, भारत के संविधान में जो भी परिवर्तन करना था, उन परिवर्तनों की एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में एक काम यह भी किया, जो शिक्षा होती थी, जो एजुकेशन होती थी, वो होती थी राज्य के पास। आप ये मत समझिएगा कि ये अभी हुआ है, ये बहुत पहले 1976 में हो चुका है, हमारे आपके पैदा होने से पहले हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में केंद्र सरकार कानून बना रही है शिक्षा पे। ये 1976 के बाद से ही, जब 42वां संविधान संशोधन किया गया, जब इंदिरा गांधी जी ने संशोधन किया, उसके बाद से ये लागू है। उसी समय से शिक्षा, जो कि पहले राज्य का विषय हुआ करता था, जिसपे राज्य कानून बना सकता था, उस विषय को उठा करके राज्य सूची से, यानी राज्य की लिस्ट में था, स्टेट की लिस्ट में था, इसको उठा करके समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। इंदिरा गांधी सरकार का कहना यह था कि हर राज्य में अलग भाषा है। उनका कहना गलत नहीं था, उनकी सोच गलत नहीं थी, उन्होंने सही सोचा था। हर राज्य की अलग भाषा है, हर राज्य का अलग जो है संस्कृति है। अगर हम हर राज्य को छूट दे देंगे कि तुम अपनी भाषा में पढ़ाओ, तुम अपनी भाषा में पढ़ाओ, और कोई एक भाषा अगर हम नहीं रखेंगे, चाहे अंग्रेजी या हिंदी, पूरे भारत में, तो होगा क्या, राज्य अपने हिसाब से अपनी भाषा में पढ़ाता रहेगा, और फिर अगर बिहार वाले को नौकरी करनी है तमिलनाडु में, तो भाषा वहां की कैसे समझेगा। इसलिए एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो पूरे भारत को जोड़े, जो पूरे भारत को एक करे। अगर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो अगर मैं जाऊं तमिलनाडु में काम करने, मद्रास में, जहां लोग मद्रासी बोलते हैं, तो वहां जाकर के काम करने मुझे दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि वहां पर अंग्रेजी भाषा भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भाषा को भी वहां के स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ताकि वो लोग हिंदी इतनी जाने कि हम सब आपस में बातचीत कर सकें। तो सोच गलत नहीं थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को यह दिख रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हर राज्य अपने अपने स्तर पे भाषा का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, और फिर उसके बाद जब नौकरी की बात आए, पूरे देश में जब लोगों को बांटने की बात आए, हमारे यहाँ एक राज्य का आदमी दूसरे राज्य में नौकरी करने क्यों जाता है? इसलिए नहीं जाता कि जानबूझ के परेशान करना है, परेशान नहीं करना है, पूरे देश को बांधना है। ऐसा ना हो कि कल को अगर लोग अपना ग्रुप बना लेंगे कि हमारी भाषा है, हम ही लोग यहाँ रहते हैं, तो कल को वो कह सकते हैं कि हमें भारत से अलग होना है। इसलिए भारत को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए, एक बंधन में बांधे रखने के लिए एक भाषा से जोड़ना जरूरी था। तो इसलिए इंदिरा गांधी जी ने यह बहुत अच्छा उपाय किया कि आप सब जो है इसको उठा करके शिक्षा को समवर्ती सूची में डालिए। तो स्वर्ण सिंह समिति जो बनाई थी उसकी सिफारिश आई, और इंदिरा गांधी जी ने भी इसका क्या किया, समर्थन किया कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि अगर हर राज्य का आदमी अपनी ही भाषा बोलेगा और अपनी ही भाषा में नौकरी करेगा, तो बिहार के आदमी को तुम तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में नौकरी नहीं दे पाओगे। अगर पूरे देश का आदमी एक दूसरे से नहीं घुले मिलेगा, तो कल को एक हिस्से में रहने वाला आदमी कह सकता है हमारा गांव अलग है, तुम्हारा गांव अलग है। कल को भारत टूट सकता है, वो कह सकते हैं कि हमें भाषा के आधार पर एक नया देश दे दो। तो भारत टूटने ना पाए, भारत के टुकड़े ना होने पाए, इसलिए राज्य में एक प्रदेश का आदमी दूसरे प्रदेश में नौकरी करने जाता है जब वो केंद्र सरकार की नौकरी में आता है, तो इसीलिए इस तरह की व्यवस्था की जाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इंदिरा गांधी जी का ये खूबसूरत विचार था। मेरा अपना मानना यही है कि अच्छा विचार था, क्योंकि पूरे भारत को ये एक करता है। तो इस विचार के साथ जो है शिक्षा को हमारी समवर्ती सूची में डाला गया, यानी कि राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि अगर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, मान लीजिए शिक्षा में राज्य ने भी कानून बना दिया, तमिलनाडु ने भी कानून बना दिया, मान लीजिए उसमें 3-4 बातें बता दी, 1 2 3 4 बातें उन्होंने लिख दी। उसके बाद केंद्र आया, ठीक है, केंद्र ने भी क्या किया, 3-4 बातें लिख दी, 1 2 3 4 5 5 बातें लिख दी।
केंद्र ने 5 बातें लिख दी, राज्य ने 4 बातें लिखी हैं। अब केंद्र ने कुछ बातें ऐसी लिखी हैं, मान लीजिए इसकी दूसरी बात और केंद्र की दूसरी बात में विरोध है, यानी कि वो कुछ और कह रहा है दूसरे पॉइंट में, यहां पर राज्य कुछ और कह रहा है। यहां पर राज्य कह रहा है कि नहीं भाई, फीस इससे कम नहीं ली जाएगी, केंद्र कह रहा है कि नहीं, फीस इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं ली जाएगी। राइट? तो अगर फीस, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है, मान लीजिए कहीं पर विरोध है, राज्य का बनाया हुआ कानून और केंद्र के बनाए हुए कानून में कहीं पर भी अगर विरोध है, तो क्या होगा? तो होगा ये कि विरोध की सीमा तक, यानी टुवर्ड्स दी डिफरेंस, जहां तक डिफरेंस है, जितनी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं किससे, केंद्र के कानून से राज्य के कानून में, वो सब उड़ा दी जाएंगी। मान लीजिए दूसरा तीसरा दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, तो केंद्र का कानून क्या होगा, ऊपर होगा, राज्य का कानून विरोध की सीमा तक निरस्त हो जाएगा। विरोध की सीमा तक, सारा का सारा कानून निरस्त नहीं होगा। केंद्र अगर उसी बात पे कुछ और कह रहा है, जिस बात पे आपने कुछ और कहा है, तो केंद्र की बात रखी जाएगी, आपकी बात नहीं रखी जाएगी अगर आप राज्य हैं। तो विरोध की सीमा तक निरस्त हो जाता है। या फिर पूरा का पूरा जो केंद्र का कानून है वो भी राज्य अपने यहां पे लागू कर सकता है कि नहीं, हमारा अपना कानून छोड़ रहे हैं, हम राज्य के कानून को ही लागू कर रहे हैं, विरोध की सीमा तक निरस्त करके। या फिर राज्य का जो केंद्र का कानून है पूरी तरीके से सुपरसीड हो जाता है। जब पूरे भारत में आपातकाल लगता है तो केंद्र ही पूरी तरीके से हर विषय पे, राज्य के विषय पर भी वो बना सकता है, वो पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेता है। अब ये जो चीज हुई है कि भाई दोनों अधिकार है दोनों को, कि भाई दोनों बना सकते हैं, समस्या पता है यहीं से खड़ी हुई है। आज के समय की अगर हम बात करें तो आज के समय में जो प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम क्यों आई है? वो प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि जो परीक्षा कराने का काम है, जो नीट की परीक्षा हो रही है, जिसमें अभी नकल हुई है और जिसमें अभी पेपर आउट हुआ था और सब बच्चों का पेपर कैंसिल हो गया, वो परीक्षा किसने कराई है? वो परीक्षा केंद्र सरकार के बनाए हुए नियम के अनुसार हो रही है, यानी मोदी जी के, मोदी जी के बनाए हुए नियम के अनुसार हो रही है। तो इस वजह से जो है, हुआ क्या है कि केंद्र सरकार के बनाए हुए नियम के अनुसार होने की वजह से नीट की परीक्षा, हाँ वो जो बटन है ना उसको दबा दो, ठीक है, दब गया, हाँ बंद हो गया, ठीक है। हाँ तो ठीक है, फिर से वापस आते हैं। तो नीट की परीक्षा जो केंद्र सरकार के हिसाब से आयोजित की गई थी, उसमें हुई नकल, नकल की बात आ गई। जब नकल की बात आई तो केंद्र से एक जो राज्य है, राज्य से एक राज्य के मुख्यमंत्री उठ करके आते हैं जिनका नाम है स्टालिन। उन्होंने ये कहा कि भाई तुम कानून काहे बना रहे हो, जब तुमसे नकल रुक नहीं रही है, जब तुम कुछ करा नहीं पा रहे हो, तो तुम कानून क्यों बना रहे हो? कानून हमें ही बनाने दो फिर। तो हुआ ये कि स्टालिन की वजह से बात ये आ रही है कि जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का जो अधिकार है, जो कि शिक्षा पे जो कानून बनाने का अधिकार है, जो कि केंद्र सरकार के पास है, वो अब स्टालिन का ये कहना है, और दूसरे राज्यों में से भी कुछ जगहों पे ये बात आ रही है कि उसको केंद्र से, यानी समवर्ती सूची से, ये अभी समवर्ती सूची में कॉन्करेंट, यानी कि केंद्र भी बना सकता है कानून और राज्य भी। तो उनका कहना यह है कि इसको कंकरेंट सूची से हटा करके किसमें डाल दो, इसको डाल दो वापस राज्य की सूची में, यानी हमें फिर से अधिकार दे दो कि हम ही बनाएंगे कानून और हम ही नकल रोकेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे। तो यहां पर आकर के बहस शुरू हो गई है। अब ये बहस कहां तक जाती है, आगे आने वाले न्यूज पेपर्स में आप देख सकते हैं, न्यूज चैनल्स में आप देख सकते हैं, धीरे धीरे इस पे बहस होगी। लेकिन आपका क्या सोचना है ये आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से बात यह है कि अगर नकल हो रही है, तो नकल होने की वजह से कोई एक अगर अच्छा नियम है तो उस नियम को निरस्त ना किया जाए। बेहतर यह है कि अगर नियम सही है तो परीक्षा में नकल रोकी जाए। कोई प्रोसेस सही है और उसको इसलिए कर दिया जाए कि उसको संभाला नहीं जा रहा, तो संभाला नहीं जा रहा, ये आपकी कमजोरी है, संभालने की कोशिश कीजिए। अगर नियम सही है, एक अच्छी व्यवस्था दे रहा है, तो उसको नष्ट करने के बजाय आप नकल पे रोकथाम लगाने की बात करें। ये मेरा विचार है। आपका विचार क्या है वो आप मुझसे साझा कर सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो कुछ मैंने यहाँ पे बताया है, जो समझाया है, वो आपकी समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से संविधान के और भी जो मूलभूत बिंदु हैं, जो कि समाचार में या न्यूज में कहीं ना कहीं रहते हैं, उन टॉपिक्स को उठा करके मैं आपके सामने लाता रहूंगा और आपको वो टॉपिक्स समझ में आते रहेंगे, सो दैट आप एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें, जिसके पास फालतू की खबरें नहीं है, जिसके पास फैलाई हुई खबरें नहीं है, जिसके पास आधी अधूरी जानकारी ना होकर के सही जानकारी है, जो किताबों में दी गई है, जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, जो आईएएस पीसीएस के एग्जाम तक में ये क्वेश्चन आते हैं। ये जो आपने पढ़ा है ना, ये आईएएस पीसीएस के एग्जाम तक में इस तरह के प्रश्न आते हैं। इस तरह के प्रश्नों पर विचार करने की बात आपसे पूछी जा सकती है। अगर आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां ये पूछा जा सकता है कि क्या अगर हम शिक्षा के अधिकार, शिक्षा पर कानून बनाने के अधिकार को समवर्ती सूची से उठा करके अगर हम इसे वापस राज्य सूची में डाल दें या केवल केंद्र सूची में डाल दें, तो किस स्थिति में ये ज्यादा अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या होंगे, अच्छाई या बुराई क्या होगी इसकी, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। सो
हम अपने जो नॉलेज है उसको बेहतर करें, सही चीजें पढ़ें। जो भ्रम है, जो गलत इतिहास है, जो गलत भूगोल है, भूगोल तो गलत नहीं हो सकता, गलत इतिहास है, गलत जानकारियां हैं जो आजकल बहुत ज्यादा फैल रही हैं, उससे हम दूर रह सकें, एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। कहीं ऐसा ना हो कि भ्रम फैला करके चीजें बर्बाद कर दी जाएं। वो कृष्ण थे जिन्होंने अश्वत्थामा मारा गया है करके एक अधर्मी को मार दिया था, लेकिन ऐसा ना हो कि अधर्मी जो है अश्वत्थामा मारा गया है करके धर्म को खत्म कर दे, हमारे ज्ञान को खत्म कर दें। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं। तो इसी बेहतर बनाने की कोशिश में आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी नए वीडियो आते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।